हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको इसी कारण मदद करने की सीरीज में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की ये सीरीज चल रही है, जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, जिससे आपके सवाल तो निकलेंगे ही, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएं। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले के चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं और सभी क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी। कई बच्चों का ये रहता है कि सर यहां पर जो आप पढ़ाएंगे या करवाएंगे उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आगे की बात करते हैं कि ये आपके लिए एक प्योर गोल्ड सीरीज मैंने बना रखी है। चैप्टर 3 के ऊपर पूरा पूरा सिलेबस ही है बेसिकली। ये चैप्टर 3 का मैंने फोटो दिखाया है आपको। ये देखिए, प्योर गोल्ड सीरीज जैसा यहां पर लिखा हुआ है। ये डिटेल्ड सीरीज है, इसके अंदर बेटा आपको सभी कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, सारे डेरिवेशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, कुल मिलाकर कुछ बचता नहीं है। और ये इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और टोटल अगर आप समय जोड़ें पांचों वीडियो का तो अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे के आसपास समय लगने वाला है आपको। यानी अगर 6 घंटे का आप समय देते हैं तो चैप्टर 3 में सब कुछ आपका हो जाएगा। इसका भी लिंक मैं लगा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको फॉलो करके आप एक टॉपर बच्चे बन सकते हैं, बहुत सरल लैंग्वेज में फिजिक्स सीख सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको कई सारे डाउट्स होते हैं पढ़ते वक्त। तो अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं, जहां मैं सारी चीजें पढ़ाता तो आपको हूं ही, उसके साथ आप डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट में ये क्या बात है, डेरिवेशन ऐसे क्यों कर रहे हैं, सर न्यूमेरिकल में अगर ये सेकंड मेथड जो मेरे दिमाग में है ऐसा क्यों नहीं लगा रहे हैं, लगाएं तो फायदा क्या होगा। ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपकी नॉलेज भी काफी अच्छी बढ़ जाती है और आगे बढ़ने का आपको मौका भी मिल जाता है। तो सारे डाउट्स जब क्लियर हो जाएंगे तो आपका नॉलेज बेस और कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अब इसी को देखते ही द्रोणा बैच में लेके आया हूं, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। ये द्रोणा बैच में शामिल होकर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। और इसकी फीस भी बड़ी नॉमिनल है, केवल 999 है पूरे कोर्स की फीस, वन टाइम फीस। तो आप द्रोणा फिजिक्स या द्रोणा मैथ्स में शामिल होना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और द्रोणा बैच में एनरोल हो जाएं। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की, करते हैं इसको शुरू। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और रिवाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है, सब कुछ आपको मिलेगा जिससे चीजें समझने में फायदा हो। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपने सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन, लिखा है द 3.1 द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। इसका जो ईएमएफ है वो कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, ये 0.4 ohm इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मैक्सिमम करंट कितनी ले सकते हैं। देखिए नॉर्मली जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, E अपॉन आर प्लस आर। इस एक्सप्रेशन को देखें और आई मैक्स आप कैसे कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर E गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता चला जाऊं, सबसे छोटा कर दूं, तो आई की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटा होने के लिए कैपिटल आर क्या हो सकता है, कैपिटल आर की वैल्यू 0 रख दी जाए, यानी बाहरी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अगर 0 हो जाए तो करंट हमें मैक्सिमम मिल जाएगी। तो यहां पर जो मैक्सिमम करंट है, मैं यहां लिख देता हूं एक लाइन, फॉर मैक्सिमम करंट हमारा आर शुड बी 0। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये हो गई E अपॉन स्मॉल आर, और E रहा 12 वोल्ट, 0.4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू आ गई 30 एम्पियर। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा।
आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आगे की बातचीत आपसे करता हूं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 3.2। इसमें बोला है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। मैं लिखता चलता हूं जैसे कि आप लोग करना चाहिए जैसे सवाल। और ये रहा 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। एक बाहर किसी रजिस्टर से भी लगा हुआ है, मतलब आर भी है, एक बैटरी है, ऐसे समझ लीजिए, फोटो बना देता हूं। और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे लगा, ये बैटरी है, ठीक। और ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये इसका ई लिख दिया है। तो इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, इन्होंने करंट की वैल्यू भी दी है जो है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इसका आर पूछ रहे हैं। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ रहे हैं ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज करेंगे तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ रहे हैं कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब हो गया यहां वाला, इन दोनों के बीच में वोल्टेज, वो वोल्टेज वही होगा जो इसके क्रॉस होगा, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। जो इसके एंड्स के वही इसके हिसाब से होगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारा कैपिटल आर कैसे आ सकता है। तो आई का फॉर्मूला रहता है ई अपॉन आर प्लस आर। तो आर प्लस आर को आप लिख सकते हो ई अपॉन आई। ई कितना है 10 वोल्ट, आई कितना है 0.5। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, और आर की वैल्यू हो गई 20 माइनस आर, ये रहा 20, और आर कितना है 3 ओम। तो ये देखिए आंसर आ गया 17 ओम। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, 17 ओम। अब टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया। मैं कलर बदल लेता हूं। टर्मिनल वोल्टेज में इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो कि सेम होगा, इन दोनों पॉइंट, क्योंकि बीच में तो तार ही कनेक्ट हैं। और इस तार को जब कंडक्टिंग वायर को हम कनेक्शन में देते हैं तो हम ये मानते हैं कि इस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ठीक। तो इसका वोल्टेज बराबर इसका वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये होता है। तो इस पे वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि करंट इसमें जा रही है I। तो इस पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप एट R इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। और इसकी वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना निकाल, आई दिया है 0.5 एम्पियर, और बेटा R कितना है, R निकाला है भी 17, इसका आधा मतलब 8 दूनी 8.5 आ गया, 8.5 वोल्ट। ये आंसर नंबर आपका 2 आ गया। तो ये इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान वाली बात है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बहुत ही आराम से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हो गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यानी 3.3। एट रूम टेम्परेचर, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो रूम टेम्परेचर पर मैं R1 लिख देता हूं इसको, ये है 100 ओम। और T1 की बात करेंगे इसी के साथ, तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117? R2 की वैल्यू है 117 ओम, और उस समय टेम्परेचर पूछा है जहां तक, यानी T2 पूछा है, और अल्फा दे रखा है। Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 की पावर -4 डिग्री पर सेंटीग्रेड। बहुत ही आसान सवाल। अब आपको यहां पर वैल्यू अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू होती है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले को याद रखें और इसी का हम लोग इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए यहां पर वैल्यू डाल देते हैं। तो यहां पे T2 माइनस T1 क्या हो गया बेटा,
इधर ले लो, अल्फा नीचे ले लो, तो ये रहा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। और R2 माइनस R1 क्या है? 117 में से 100 घटा दो। R1 जो कि था 100, साथ में अल्फा 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको आपने यहां पर ऊपर आ जाएगा 17, उसको सॉल्व किया तो करीब करीब 1000 आ जाएगा। अगर 1000 आ गया तो T2 और T1 तो हमारा 27 था, बराबर 1000। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपका आंसर हो गया। देखिए, कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी बनाएंगे हम लोग। ये देखिए आपके सामने, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 3.4 पर, और आप आसानी से इसको करते चले जा रहे हैं। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15। तो ये जो भी डाटा दिया रहे उसको आप नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल जिनके नहीं निकलते उनके लिए निकालने का तरीका बता रहा हूं। टुकड़े में न्यूमेरिकल पढ़िए जहां तक नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहां जैसे इन्होंने लेंथ बोला है तो मैंने नोट कर लिया 15 मीटर। आगे बढ़े, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने नोट कर ली। फिर एक कदम आगे बढ़े, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी इतना। अब यहां रुक जाओ, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। फिर आगे बढ़ते हैं नई इंफॉर्मेशन की खोज में। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमें रो निकालने की बातचीत ये कर रहे हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर मैं इससे रो निकालना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? RA अपॉन L। इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। R है 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7, लेंथ है आपका 15 मीटर। अब डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर सवाल है उसको टैकल करेंगे हम लोग। इसको नोट कर लिया होगा इतनी देर में पॉज करके। और आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन। इंफॉर्मेशन मिली और टेम्परेचर भी मिला, इसको छाप लो पहले। तो मैं R1 की वैल्यू कर दे रहा हूं 2.1 ओम, और साहब इसका टेम्परेचर बता रहे थे ये 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। ओम 100 डिग्री पर। तो T2 की बात कर लीजिए। आप जानते ही हैं टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वही हो रहा है इसके साथ। डिटरमाइन द टेम्परेचर, अल्फा पूछ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो निकालना वो भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। बहुत कोई फॉर्मूला अल्फा का पता था, अब इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए आप। तो अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। वैल्यू रख देते हैं 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1, और T2 100 में से 27.5 आप घटा मारिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के बाद तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां आ जाएगा 0.6, एक स्टेप बढ़ा दें अगर 2.1, और यहां 100 में से 27.5 घटाएंगे तो 72.5 बचेगा, और ये वैल्यू जाएगी 0.00394 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही प्यार से ये आंसर निकाल सकते हैं, नोट कर लें। अगला सवाल हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है।
तो हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए थ्रू 30 वोल्ट 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। अब एक तार आपने लगाया और शुरुआत में उसने 3.2 एम्पियर की करंट खींची, रेजिस्टेंस रहा होगा कुछ, और उसके बाद थोड़ी देर में वो सेटल कर गया कुछ सेकंड्स में स्टेडी वैल्यू ऑफ दिस वन। ये स्टेडी वैल्यू ऐसी क्यों? क्योंकि जब उसमें से करंट फ्लो करी हो, ये तार देखिए आप, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। ये है, अब शुरू में ये रूम था तो इसमें कोई इसका अपना रेजिस्टेंस था, टेम्परेचर की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, तो एक करंट फ्लो करी। वो करंट फ्लो की I1, जिसकी वैल्यू ये कह रहे हैं शायद 3.2 एम्पियर है। अब क्या हुआ, जब इसके अंदर करंट फ्लो होने लगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका R1 था, अब ये R2 हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर खुद गर्म हो गया ना, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही तो हीटअप हो गया, गर्म हो गया, इसलिए वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगी। आप जानते हैं V=IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही लगा हुआ है। अगर R बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी। इसी वजह से ये स्टेडी वैल्यू जो कि 2.8 लिखी है आपको मिलती है घटकर। कारण क्या है ये बता रहा हूं, जिससे आपकी एक आउटलुक बने कि हाँ भाई हो क्या रहा है इसमें। आंख बंद करके सवाल लगाने से कुछ खास नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रही इसकी कार्यक्रम की पूरी बात। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? इस समय स्टेडी टेम्परेचर क्या है? द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंजेस, ये अल्फा आपको दे रखा है। तो अगर मैं लिखूं क्या क्या दिया है, तो V की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट, I1 दे रखा है 3.2 एम्पियर, बाद में घट गई और 2.8 एम्पियर आ गई। अल्फा हमको दे रखा है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब निकालते हैं कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ही बोल दें क्या, हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। वो शुरुआती जो करंट उसने खींची थी वही वाली बात ले लेंगे। तो वो रेजिस्टेंस V/I1, V है 230 वोल्ट, I1 था 3.2 एम्पियर की करंट, तो ये 71.875 ओम का मिला। अब खुद हीट अप हो गया तो ये वैल्यू घट गई होगी। चलते हैं अब अगली लिखते हैं, रेजिस्टेंस एट स्टेडी टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस of heating element at steady temperature। स्टेडी टेम्परेचर का मतलब उस वायर का खुद का टेम्परेचर बढ़कर रुक गया। जो भी टेम्परेचर था वो शायद फाइंड करना, वही फाइंड करेंगे। इस समय रेजिस्टेंस क्या रहा बेटा? R2। V बदला नहीं है, करंट बदल गई है भाई। तो 230 वोल्ट अपॉन I2 2.8 थी, 2.8 थी, तो 2.8 लिख दीजिए। इस समय रेजिस्टेंस हो गया 82.143 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर से, यही बात अपने को पकड़ में लेनी थी। अब यहां पे देखिए अल्फा की वैल्यू लेते हैं, ये कलर को बदल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो हमको ये पता रहता है कि अल्फा किसके बराबर होता है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अब यहां पे T2 माइनस T1 एक तरफ कर लेते हैं, T2 माइनस T1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये रहा 82.143 माइनस 71.875
अपॉन R1 71.875 इंटू एल्फा, और एल्फा है 1.70 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके तो ये वैल्यू आ जाएगी 840.35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये निकला है आपका T2 माइनस T1। अब यहीं पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब T2 माइनस T1 में क्या है, T1 तो आपका रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री, और ये है 840.05 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना हो गया, इसमें ऐड कर दीजिए 840.35 प्लस 27, तो ये हो गया 867.35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया। इस तरह से सवाल होगा। ये सवाल अच्छा है क्योंकि थोड़ा अलग बिहेवियर है। नॉर्मली ऐसे सवाल आप कम करते हैं कि भाई एक रेजिस्टेंस, एक करंट फ्लो हो रही है और फिर वो करंट डाउन हो गई स्टेडी करंट के लिए, तो ये सिखाता भी है कि जैसे ही करंट फ्लो होती जाएगी टेम्परेचर राइज कर जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगी, स्टेडी करंट मिलेगी। वही स्टेडी करंट जहां मिल रही है उस समय वायर का टेम्परेचर कितना है वो हमने यहां से निकाल लिया है, वही ये पूछ रहे थे। तो ऊपर से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो मैं यहां तक लेके आता हूं साहब, ये रहा, ये था 6 नंबर का सवाल। अब हम लोग करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन बेटा। आइए करते हैं। अच्छा, इसको भी दिखा दें ऊपर जिससे कि आप नोट वोट कर सकें। तो यहां तक आप इसको आराम से नोट कर लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे आप। चलते हैं एक कदम और आगे, इसके क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से जी। ये अब डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं रेड कलर इसके ऊपर ले लेता हूं लिखने के लिए। तो यहां पर देखिए ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में ये जो बना हुआ है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या ये बैलेंस्ड है, पहले ये चेक कर लो। तो हमने यहां पर देखिए इसको P आप मानते हो, इसको Q मानते हो, इसको R मानते हो, इसको S मानते हो। तो हमने P अपॉन Q निकाला, ये वैल्यू हो गई 10/5, 2/1। फिर हमने निकाला R/S, 5/10, 1/2। इसका मतलब क्या है, P/Q is not equal to R/S, not a balanced Wheatstone bridge। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हमारे लिए अगला चरण क्या है कि हम किरचॉफ लॉ लगाना शुरू करें। अगर ये बैलेंस होता तो चीजें काफी सरल हो जाती, बीच वाली आर्म काट के निकाल देते या उसको देखते नहीं। अभी मजबूरी है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, इसलिए हमें सारी चर्चाओं को अंजाम देना होगा। खैर, अब यहां से बात शुरू करते हैं। यहां से देखिए कोई करंट जा रही है जिसकी वैल्यू हम आई ले लेते हैं, एरो बना ही हुआ है ऑलरेडी। ये आई करंट जा रही, यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे यहां पर I1 जाने वाली है, इसको तुम I2 ले लो, तो I1 प्लस I2 यहां से बट गई, ये करंट आगे पहुंची, इसमें सपोज करिए I3 करंट जा रही है, तो I1 में से I3 निकल गई, यहां कितनी गई, I1 माइनस I3, ये इसमें चलेगी। I3 यहां से आई, I2 यहां से आई, इन दोनों जुड़ गई, तो यहां गई I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इधर से, I1 माइनस I3 इधर से, दोनों जुड़ी और I1 प्लस I2 हो गई, विच इज इक्वल टू अगेन I। ये हमने क्या किया, एक तरीके से किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा के, जंक्शन रूल लगा के इसका बाइफर्केशन ऑफ करंट कर दिया। अब सीधे तौर पे अगर हम देखें I1 I2, क्योंकि ये I तो I1 I2 से निकल ही आएगा जोड़ के, इसमें I इज इक्वल टू, यहां तो हम जान ही रहे हैं कि I की वैल्यू I1 प्लस I2 है ही। तो हमारे पास अननोन कितने, हमेशा कोशिश ये करते हैं जब भी I1 I2 मानना हो कि नंबर ऑफ अननोन्स कम से कम बने। जैसे यहां पर नंबर ऑफ अननोन कितने, I1 नहीं पता, I2 नहीं पता और I3 नहीं पता, I4 नहीं लगाया हमने
क्योंकि जैसे ही हम i4 लगाएंगे हमें उसको सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर i5 भी लगा देंगे तो सॉल्व करने के लिए 5 इक्वेशन चाहिए होंगी। ये अलजेब्रा का फंडामेंटल रूल है कि जितनी वेरिएबल्स होंगे कम से कम उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इट इज बेटर फॉर अस कि हमारे पास कम अननोन वेरिएबल्स रहें, जिससे कम से कम इक्वेशन लेकर हम इसको सॉल्व कर पाए। कम से कम का मतलब है जहां तक जाना हमारी मजबूरी है उससे कम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर हमारी i1, i2 और i3 मानना मजबूरी है। i3 की जगह 2 वेरिएबल मानकर काम करते नहीं बना। 3 अननोन और मतलब 3 वेरिएबल या अननोन, अब हमें 3 इक्वेशन चाहिए जिसको हम यहां पर किरचॉफ लॉ का सेकंड लॉ लगाकर, रूल लगाकर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं एरो बना देता हूं, ये एक लूप इधर वाला लूंगा, एक लूप इधर वाला लूंगा, एक पूरा लूंगा। तो मैं इसके लिए ऐसे निशान बना देता हूं और ऐसे इसका ऐसे आप किधर भी बना सकते हैं। और एक तीसरा नहीं खींच रहा हूं वरना क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा मतलब भारी ना लगने लगे। तो अभी मैं लिख दूंगा, लेकिन यहां चिंता ना करें, आपकी समझ में पूरा आएगा। तो ये वाला लेता हूं, थोड़ा ब्राइट रहेगा। अब शुरू करते हैं, पहला लूप ले लेते हैं। देखिए क्लोज लूप, हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, या कई सारे नाम है। तो किरचॉफ सेकंड रूल लगा रहे हैं। इसके लिए क्लोज लूप चाहिए होता है, तो पहला क्लोज लूप ले रहे हैं। क्लोज लूप ले लिया ABDA। तो आप देखिए ABDA से समझ गए, ABD, इसको D लिख दो, लिखा नहीं है तो इसी कलर ये दिखेगा नहीं दिखेगा मालूम नहीं, तो ये लिख दे तो D। तो ये अब आ गया आपका ABDA। और जिस जिस तरीके से लिखा इसी तरीके से बढ़ेंगे, यानी ABDA तरीके से ही बढ़ेंगे। लूप लिखी इस तरीके से रहे जिससे हमें मूव करना है। तो ठीक है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, बताया है, यह ध्यान रखें आप। यहां पर माइनस प्लस का अंतर कई बुक्स में होता है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा तो A से B में जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में मैं जा रहा हूं, तो मैं इसको निगेटिव लिखता हूं। ये बिल्कुल ठीक आता है क्योंकि करंट जाती है ज्यादा से कम पोटेंशियल, तो हम कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव लिखो। ठीक, बिल्कुल सही, यहां से कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर लोग इसको प्लस लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं। बेसिकली इक्वल टू के इधर वाला वर्जन हमारा है, इक्वल टू के उधर वाला वर्जन उनका है। इधर लोगे तो निगेटिव और इक्वल टू के उधर चले गए तो पॉजिटिव। आंसर दोनों से बराबर आएगा, दोनों मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप देखें कहते हैं अरे मेरे टीचर ने तो बताया था इसको भाई प्लस लेना है, अरविंद सर निगेटिव ले रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। तो ना आपके सर गलत कर रहे हैं ना अरविंद सर गलत कर रहे हैं। आप समझदारी बढ़ा लीजिए जिससे दोनों की बातें समझ पाइए। गुड। तो मैं यहां से A से B की तरफ जा रहा हूं, जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में मूव कर रहा हूं, तो मैं इसको निगेटिव लेता हूं। I1 या कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10I1 माइनस 10I1। जिस दिशा में करंट उस दिशा में घूमो तो माइनस, फिर जिस दिशा में आप गए उसी दिशा में करंट है, तो ये I3 ये 5 ओम है तो माइनस 5I3। अब फिर D से A की तरफ गए तो जिस दिशा में करंट है उसके अपोजिट जा रहे हो, तो मेरे लिए प्लस हो गया ये, तो ये 5 इंटू I2 प्लस का, ये। अब इसको मैं -5 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये -5 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 2I1 और प्लस I3 या I2 पहले लिख लेना चाहूंगा, अच्छा लगता है, माइनस I2, पढ़ने में भी आसानी होती है इसलिए बोला, अच्छा लगने की बात तो बात की है। और I3 बराबर 0। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन चाहिए होगी अपने को। अब दूसरी इक्वेशन ढूंढते हैं, तो इसके लिए व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। अप्लाइंग KVL, अभी अप्लाइंग बार बार नहीं लिखने, क्लोज लूप लिख देते हैं, इतना तो आप समझदार हो ही। क्लोज लूप कौन सा, दूसरा क्लोज लूप ले रहा हूं जिसकी वैल्यू है B C D B,
लिख देता हूं बी सी डी बी। ऐसे आपको भी एग्जामिनेशन में लिखना होगा, अदरवाइज टीचर समझ ही नहीं पाएंगे आप लूप कौन सा पकड़ के चल रहे हो और किधर चल रहे हो। तो बी से सी में गए, मेरे लिए माइनस है ये, तो माइनस I1 माइनस I3, और रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम का। ठीक है, अब यहां से यहां तक गए तो I2 प्लस I3 अपोजिट प्लस आ जाएगा, प्लस ये जहां तक 10 ओम है इसमें, और I2 प्लस I3 करंट, ये वोल्टेज ड्रॉप इतना हो गया। अब आप इसमें ऊपर गए करंट के अपोजिट, फिर प्लस, तो प्लस 5 इंटू I3 बराबर 0, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे बात बन जाए। ये हो गया माइनस 5I1 प्लस 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 5I3 बराबर 0। पहले I1 पकड़ लेते हैं, तो I1 तो एक ही दिख रहा है, तो 5I1, I2 दोनों 10, ये मिला 10 ही मिला केवल, ये 10 I2 मिला। I3 कितना है 5, 10, 5 15, 5 20, तो ये 20 I3 मिल गया बराबर 0। मेरे ख्याल से दुरुस्त है सब। अब यहां पर -5 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस कर लेते हैं इसको, तो ये I1 रहा, -2I2 रहा, और यहां आ गया माइनस का 4I3 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। अब हम ये इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 पकड़ेंगे तीसरे क्लोज लूप से, तो यहीं लिखते हैं फिर इधर आ जाएंगे। अब क्लोज लूप मैं लिख देता हूं। अब आप क्लोज लूप ले रहे हो, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए। ए डी, शुरू करते हैं, ए डी सी एफ, अभी जो एफ नहीं वो मेंशन कर दूंगा, जी ए। अब यहां पर देखिए कि इसको क्या मैंने नाम दिया है, इसको आप ए डी सी, इसको एफ कह दीजिए, और इसको आप यहां पर जी कह दीजिए। तो ए डी सी एफ जी ए, ये लूप लिया है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, इतना तो पकड़ लेते हो। अब शुरू कर दीजिए, ए से डी गए उसी डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा, तो -5I2। अब इधर गए उसी डायरेक्शन, फिर माइनस का 10 इंटू I2 प्लस I3, और उसके बाद इधर आए तो ये, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हो तो प्लस लेता हूं मैं, तो प्लस ले लीजिए, +10। और इसमें जो करंट का डायरेक्शन था वो ऐसे था, उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और आई करंट है यहां पर, तो यहां लिख दोगे क्या, -10I बराबर 0। अब आपको ये पता, मैं इसको खसकाता नहीं हूं, और I की वैल्यू तो I1 प्लस I2 आप जानते ही हो, इसलिए मैं इस I की जगह I1 प्लस I2 पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा इसको। तो इसको मैं इधर ले आता हूं, 5 - 5 I2 -10I2 -10 I3 प्लस 10, और -10 I था, I का मतलब I1 प्लस I2 था, बराबर 0। थोड़ा और लिखता हूं, पूरी बात फैला के आराम से शांति से समझ में आए। 5I2 -10 I2 -10 I3, और +10 -10 I1 -10 I2 बराबर 0। अब I1 एक साथ लिख लो, शुरू करो I1 से। ये देखिए I1 मिला आपको, तो -10 I1। अब I2 ढूंढो, तो देखिए ये I2 मिल रहा है, ये निशान लगा रहा हूं जिसे आप देख पाए, और ये मिल रहा है, तो ये 10 -15 और -25। अब I3 बचा ही होगा, निशान नहीं लगा रहे, -10 I3, और ये वैल्यू रह गई +10 बराबर 0। अब हम इसको -5 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये वैल्यू रही 2i1 प्लस 5i2, ये कितना हो गया बेटा, -5 से डिवाइड किया है, प्लस 2i3, ये आ जाएगा -2। इस इक्वेशन को कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये देखिए 3 इक्वेशन मिली है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। अब ये फिजिक्स खत्म हो गई यहां पर। अब आपको तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो वो कैसे निकाले मैंने पीछे ऑलरेडी कर दिया है, आपको दिखा देता हूं। तो ये इसके पीछे देखिए इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। ये तीनों इक्वेशंस जो हमने निकाली थी, देखिए 2i1 माइनस i2 प्लस i3, ये देखिए 2i1 माइनस i2 प्लस i3, दूसरी i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3, और लास्ट वाली है 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 माइनस 2 था, इसको 2 इधर कर दिया है, ये वैल्यू देखिए। तो ये 3 इक्वेशंस आपके सामने यहां पर ये लिख दी गई हैं। अब कैसे निकालेंगे ये भी 2 मिनट में समझा देता हूं, जिससे समय आपका बचे। तो यहां पर देखिए पहली इक्वेशन से हम i2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, i2 इधर ले जाओ, तो 2i1 प्लस i3 आ गया, इसे इक्वेशन 4 कह दो कहने के लिए, कहीं जरूरत पड़ी इस्तेमाल कर लेंगे। अब इक्वेशन 2 ले लीजिए, इन सब में i2 की वैल्यू पुट करके ना इनको 2 वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो ये रहा देखिए i1 माइनस 2, इस i2 की वैल्यू यहां से ये रख दी, और माइनस 4i3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करोगे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ गया, और यहां से आपको i1 इज इक्वल टू माइनस 2i3 मिला। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह दो। चलो, ना कहना चाहो ना कहो, लेकिन कहना चाहो तो कह दो। अब तीसरी इक्वेशन में भी हम i2 की वैल्यू रख देंगे। तो ये तीसरी फ्रॉम 3 इस इक्वेशन की कहानी यहां पर लेके चले आइए। तो 2i1 प्लस 5i2 की वैल्यू यहां से, प्लस 2i3 बराबर 2। अब केवल i1 i3 है, सॉल्व कर लिया इसको, और ये देखिए 2i1 प्लस 7i3 बराबर 2 आ गया। अब इसमें ये जो पांचवी इक्वेशन थी, यहां i1 की वैल्यू माइनस 2i3 पुट कर दी। यहां पर ध्यान से देखिए, i1 की जगह माइनस 2i3, और ये तो i3 था ही। अब इसको सॉल्व किया बड़े आसानी से, तो i3 की वैल्यू यहां कितनी आ गई है बेटा, -2/17, बहुत आसानी से। अब देखिए i3 मिलते ही i1 निकल आएगा, पांचवी इक्वेशन की हेल्प ले लीजिए। ये देखिए पुट वैल्यू ऑफ i3 इक्वेशन 5, तो i1 इज इक्वल टू -2i3 -2, ये रहा i3 की वैल्यू -2/17, और ये मल्टीप्लाई होके 4/17 आ गया। अब i1 और बचा हुआ है, तो i1 के लिए यहां चले जाएं या कहीं चले जाएं, i2 बचा हुआ, सॉरी, तो i1 यहां से निकाल चुके हैं आप, या i3 निकल चुका है, और i2 के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। i2 इज इक्वल टू 2i1 प्लस i3, i2 इज इक्वल टू 2, i1 की वैल्यू और i3 की वैल्यू, और इसको सॉल्व कर लिया, ये 6/17 आ गया। यानी i1 i2 i3 की वैल्यू हमने निकाल डाली है। अब यहां पर हर आर्म में करंट चाहिए थी, तो देखिए इसमें AB में तो i1 है और AD में तो i2 है, i1 i2 सीधे ही निकला है। ये देखिए AB में यहां लिख दिया, जैसे AB में i1 थी 4/17, और AD में i2 थी जो 6/17 हो गया। अब यहां पर देखिए BC की बात करते हैं, तो BC में कितनी करंट थी, i1 माइनस i3, ये BC में i1 माइनस i3, i1 की वैल्यू और i2 3 की वैल्यू पुट कर दो, ये 6/17 आ गया, ये करंट आ गई आपकी। अब उसके बाद IAD ऑलरेडी निकाल चुके, IDC की बात करो, IDC कौन सी वैल्यू है, ये DC, तो IDC में i2 प्लस i3, i2 i3 जोड़ दो, i2 i3 जोड़ दो, 4/17। NCERT में ध्यान रखिएगा, यहां पर ICD लिखा है, तो कोई बच्चा अगर आप मिलाएगा, वहां पर ये वैल्यू लिखी है -4/17 एम्पियर। ये NCERT का आंसर है, मेरी नई बुक के अनुसार आपके पास भी शायद यही आंसर हो, अगर आपके पास ठीक है तो ठीक। तो ये दोनों बात एक है, CD लिखा है C से D माइनस में, और ये DC लिखा है D से C, तो इसकी उल्टी प्लस में।
बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सी से डी जा रहे हैं माइनस में, डी से सी आ रहे हैं तो प्लस में, अपने आप निकाल देता है। और उसके बाद आई बी डी बचा जो आई थ्री के बराबर था। आई बी डी कहां गया, ये बी डी जो आई थ्री के बराबर था, तो ये वैल्यू आपकी आई थ्री के बराबर निकल आई। और अगर टोटल करंट निकालनी हो तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, पूरे सर्किट में वो यहां रह गई है, तो आई को आप लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, टोटल करंट जो भी आर्म कहना चाहिए, मतलब यहां लिखा तो नहीं था, फिर भी आर्म कहें तो सी एफ जी, सी एफ जी ए, तो सी एफ जी ए आर्म में कितनी करंट है, तो आई वन की वैल्यू कितनी थी, आई वन प्लस आई टू, आई टू तो 6/17 है, आई वन शुरू में निकला था, कहां गया भाई, दिख जाओ, यहां दिख जाएगा, तो भाई आई वन 4/17 और आई टू बेटा 6/17, 6 4 10/17, ये आंसर, पूरे आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये थोड़ा सा आप वर्किंग इसलिए कि साफ सुथरी वर्किंग मिल जाए और बिना बात के टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। एक तरीका था कि मैं कह देता हूं ऑन सॉल्विंग दिस वन, वो भी ठीक था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा करके दिखा दूं आपको, कई बच्चे सॉल्व हो सकता करने में परेशानी खा जाएं, इसलिए आपके पास ये सॉल्यूशन रहेगा तो आप निश्चिंत होके कर सकते हैं। है तो ये सॉल्व करना 9th-10th की बात, लेकिन फिर भी इसको आप नोट कर लीजिए, मैं पहले दिखा देता हूं इस स्लाइड से, तो आप बेहतर ढंग से नोट कर पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लें, 2-4 सेकंड का वक्त लेते हो, नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं कैसे क्या लगाया है। और फिर इसको जो अगली स्लाइड है वो केवल एलजेब्रा है सॉल्व करने का, फिजिक्स तो पहले लग चुकी थी, अब ये पूरी एलजेब्रा है जो मैंने साफ सुथरे ढंग से कोशिश की है आप तक बातों को पहुंचा सकूं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए, अभी भी बचा है यहां तक, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे बच्चे कहते हैं कि स्क्रीन दिख जाए तो नोट करने में आसानी रहती है, और बिल्कुल आप अपने हाथों से किसी चीज को नोट करते हैं तो आप समझ लीजिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग करते हैं, दिमाग पे छपता है, और वो अगर खुद नहीं लिखेंगे तो रह जाती है बात। अब आप लिखने में थोड़ी मेहनत तो बेटा लगेगी, और अगर टॉपर बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बैठे टॉपर सब बन जाएं तो फिर बात ही क्या है सभी टॉपर हो जाएं भाई। औरों में अगर गोल्ड बनना है तो कहते हैं ना कि तपिश झेलनी पड़ेगी। सुनार गोल्ड को, प्योर गोल्ड जब लेता है या बनाता ऑर्नामेंट्स, तो ऐसा है, या हीरा बनना है तो तराशे जाओगे तो घिसे जाओगे, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, लेकिन मजा बहुत आता है रिजल्ट कमाल का रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है 8वां क्वेश्चन, ए स्टोरेज बैटरी और ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट। अब देखिए डीसी सप्लाई से चार्ज कर रहे हो, जब हम चार्जिंग करते हैं तो कहानी कुछ और होती है, डिस्चार्जिंग की अलग होती है, मैं भी बताता हूं आपको। यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर, एक सीरीज रजिस्टर लगाया है 15.5 ओम का। What is the terminal voltage of the battery during charging? ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? अभी आपको बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहले मैं बैटरी बनाता हूं, ये मान लीजिए कोई बैटरी है, ऐसे बैटरी बना दी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, और ये बैटरी एक ही बैटरी है तो इसको डॉटेड लाइन से ऐसे हाईलाइट कर दिया जिसे हम और आप पहचान पाए। सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको एक वोल्टेज सप्लाई जिसे चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई लगाई है इस तरीके से। जब भी चार्ज, ये प्लस है ये माइनस, इसके उल्टा लगाते हैं जिससे चार्जिंग हो। जब बैटरी को डिस्चार्ज कर, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर इसको चार्ज करना है तो हम यहां पर बैटरी ऐसी लगाते हैं इसी सेंस में, तो करंट उल्टी चलाते हैं। ये बैटरी चार्जिंग वाली बैटरी ही है। चार्जिंग मतलब जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, मैं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता हूं, जिस बैटरी
को आप चार्ज कर रहे हो। कहने का मतलब है जैसे मोबाइल फोन और ये सोर्स है, तो सोर्स का प्लस इसके प्लस के भिड़ता है, अपोजिट पोलैरिटी में होता है, तभी जबरदस्ती करंट उल्टी उल्टी करंट फ्लो करानी पड़ती है बैटरी में। और जब आप डिस्चार्ज करते हो बैटरी, तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग तो आप ऐसे करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस। यहां पे देखिए करंट उल्टी दिशा में चला रहे हो, चढ़ा दिए करंट आपने इस पे, इसको चार्ज करने के लिए प्लस से माइनस अंदर घुसेड़ दिए, ये प्लस से माइनस बाहर चल रही है। समझ पाए होगे ना उल्टा। तो यहां पर इसकी जब ये चार्जिंग हो रही होती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V की बात करता हूं, जो वोल्टेज होता है बाहर का E प्लस IR होता है। और नॉर्मली डिस्चार्जिंग में हमेशा टर्मिनल वोल्टेज EMF से छोटा होता है। ये कहानी डिस्चार्जिंग की लिखा ही है। तो ये चार्जिंग में ये कहानी बनती है, डिस्चार्जिंग में ये कहानी बनती है। ये देख रहे हैं ना, नॉर्मली हम ये करते हैं तो E माइनस IR लिखते हैं, लेकिन जब चार्जिंग करते हैं तो E प्लस IR होता है, उल्टी दिशा में करंट जाती है। ये बताना जरूरी है, जैसे आप कॉन्टेक्स्ट पूरा पकड़ पाए, ये ना हो कि सवाल कर लिया छुट्टी ना, समझ पाए कोई भी अगर चेंज आए सवाल में तो उसको बेहतरीन ढंग से हैंडल कर पाए। तो ये कहानी यहां पर लगा रखी है। करंट जो फ्लो यहां पर, इसका टर्मिनल कैसे है, प्लस माइनस ऐसे, और इस दिशा में करंट चलाई जाएगी जो इसको ऐसे पार करती हुई बेटा वापसी करेगी। अब यहां आर जो लगाया था उसकी वैल्यू भी इन्होंने जहां तक दे रखी है, अब डाटा लिख लेते हैं। 15.5 ओम जिसको चार्ज कर रहे हैं वो 8 वोल्ट की बैटरी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, स्मॉल आर, इतना हम लोग समझते हैं। ये फोटो अभी हम सारी बातें करके बताएंगे। ये फोटो बन गई, डायग्राम समझ में आ गया। अगर हमें करंट निकालनी है, जो कि निकालनी पड़ेगी आई, तो करंट के लिए नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या है इस समय, तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट लिख देते हैं। ये 120 वोल्ट ऐसे है, 8 वोल्ट ये घटा रहा है, तो नेट ईएमएफ ई डैश को लिख देंगे 120 में से 8 घटा के 112 वोल्ट। बस समझ पाए घटाया क्यों है, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। ये करंट ऐसे ढकेलेगी, ये करंट ऐसे ढकेलेगी, ये इसका बाप बैठा हुआ है इसलिए इसको काम खत्म हो जाएगा, कुछ बड़ी बैटरी है। इसलिए ये इसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। तो नेट ईएमएफ कितना बचा, 120 माइनस 8, 112 वोल्ट। अब हमें करंट इन द सर्किट निकाल रहे हैं, करंट इन द सर्किट। वो करंट कितनी आ गई, ड्यूरिंग चार्जिंग भी लिख दो, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो आई की वैल्यू हो गई टोटल ईएमएफ नेट ई डैश और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। ई डैश 112 वोल्ट है, 15.5 प्लस 0.5 यानी 112/16। सॉल्व करोगे 7 एंपियर की करंट आ गई इसमें, बहुत अच्छी बात है। अब टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं, यहां ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा और कलर भी बदलना चाहूंगा। इसका देखिए टर्मिनल पोटेंशियल, दी टर्मिनल वोल्टेज लिख लीजिए, वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है, इस एंड के बीच में जो वोल्टेज है उसका मामला, और चार्जिंग में जो फॉर्मूला लगाओगे वो चार्जिंग में ये फॉर्मूला लगाओगे। आपको समझाया था डिस्चार्जिंग ये, चार्जिंग ये, तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर।
ईएमएफ कितना था 8 वोल्ट, करंट कितनी थी 7 एम्पियर, आर था 0.5, 3.5 ऐड कर दो इसमें तो 11.5 वोल्ट आपका ये आंसर आ गया है। ये टर्मिनल पोटेंशियल है। इसमें देखिए फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूले से उल्टा है। डिस्चार्जिंग में V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। बात आप पकड़ पाए। अब इन्होंने अगली प्रश्न ये पूछा था कि भाई हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 12.5 ओम का लगाए हैं वो क्यों लगा रखे हैं। नोट लिख देता हूं, देखिए इस समझा दूं फिर लिख दूंगा। यहां पर देखिए ये क्यों लगा रखा है, तो ये इसलिए लगा रखा है कि अगर रेजिस्टेंस इंटरनल तो बहुत कम होता है, अगर इसको हम ना लगाएं तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, केवल इंटरनल विच इज वेरी लेस। इस वजह से करंट की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो बैटरी जल जाएगी, फूक जाएगी, वो आप नहीं चाहते हैं। तो वी वांट टू कंट्रोल द करंट, जितनी झेल पाई है बैटरी, जितनी झेल पाने के लिए बनाई गई है। तो इसे आर लगाकर हम करंट को कंट्रोल किए रहते हैं कि सेफ्टी लिमिट से ऊपर करंट ना जाए, अदरवाइज गई तो अप्लायंस फूक जाएगा, बर्न कर जाएगा, ब्लोन अप हो जाएगा, जो भी भाषा बोले। बैटरी हो, पंखा हो, कुछ भी हो आपका, अगर डिजायर्ड या सेफ्टी लिमिट से ऊपर करंट गई तो वो स्वाहा हो जाता है। हमें बोलने में मजा आता है, वो फूक जाता है। घर की भाषा तो यही है कि फूक गया पंखा। तो यही, और ऐसे ही फिजिक्स इंटरेस्टिंग और सरल लगती है तो आप समझ पाए। तो ये किस लिए लगाया है कि सेफ्टी लिमिट ऑफ आई जो है वो क्रॉस ना हो पाए और बैटरी हमारी बची रहे, फूके ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जैसे आप जब पढ़ें तो सुंदर तरीके से इसको पढ़ सकें। तो द सीरीज रेजिस्टर limits the current drawn from the external source। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल बैटरी जो चार्ज कर रही है, जो चार्ज कर रही है, जो चार्ज हो रही है वो नहीं, जो कर रही है। कहां पर थे, एक्सटर्नल सोर्स इन इट्स एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रजिस्टर the current will be dangerously high and it can damage the charging battery। चार्जिंग बैटरी का मतलब जो बैटरी चार्ज हो रही है, मैं लिख देना चाहूंगा, कोई रिस्क नहीं। चार्जिंग बैटरी, जो बैटरी चार्ज हो रही है। कोई कंफ्यूजन, आप पागली होंगे तो कंफ्यूज होंगे। मजाक कर रहा हूं, मतलब ये सब इतना लिखने के बाद माइन्यूट कि कोई भी बच्चा कहीं भी लड़खड़ाए ना, क्योंकि जैसे कमाल कमाल के टीचर हैं तो महाकमाल के बच्चे हैं, कोई कुछ भी सोच सकता है, कैसे आप उसको संभालेंगे। तो कोशिश ये है कि हम संभाल लें किसी तरीके से, पुटिंग बेस्ट एफर्ट टू कंट्रोल यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड इजिली। तो ठीक है, बात पकड़ पाए होंगे आप। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं कि किसी भी कीमत पे आप कोई लफड़ा ना कर पाए। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे, मतलब नोट कर लीजिए, कर क्या पाए होंगे भी, खैर कर लिया नोट आपने। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, जैसे पूरी बात आप तक चली आवे। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे ही समझिएगा तो फिजिक्स आपको आसान लगेगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें पुट करेंगे, जार्गन्स उसकी ना, मतलब साइंटिफिक वर्ड्स,
पुट तो करने पड़ते हैं लिखने के लिए, लेकिन पहले उसका मीनिंग तो ठंडे दिमाग से समझ में आ जाए, फिर हम वो टिपिकल वर्ड समझ लेंगे। समझ ही नहीं आएगा तो रट्टा लगाना पड़ेगा, और रटने पर कितने दिन टिकेंगे मैदान में, ज्यादा दिन नहीं हो पाता है। वैसे ही आपका बहुत चीजें हैं जीवन में याद करने के लिए। खैर, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1। ठीक है, कोई और डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल के लिए। तो ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो n की वैल्यू दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये नंबर डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब जैसे लिखा है यहाँ एसआई सिस्टम में, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितने गिनती के कितने इलेक्ट्रॉन है ये। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू ए वायर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग। एक 3 मीटर लंबा वायर है, यहां से इलेक्ट्रॉनों ने ड्रिफ्टिंग शुरू की। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम होती है, मिलीमीटर पर सेकंड की ऑर्डर की होती है, उससे भी कम हो सकती है। यानी 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर खिसक जाए बड़ी बात, इतनी धीरे। और थर्मल वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा तेज, थर्मल वेलोसिटी बहुत होती है, जबकि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। 1 मिलीमीटर जो आप स्केल लेते हैं ना, 6 इंच की स्केल होती होगी आपकी पेंसिल बॉक्स में, अगर रखते हैं पेंसिल बॉक्स तो उसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं 1 मिलीमीटर के होते हैं। तो 1 सेकंड में इतना ही खसकता है इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। खैर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जावे, उसका लिए हमें वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर, ये 3 मीटर लंबा वायर है, टू इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इन्होंने दे रखा है, जो है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स कैरिंग ए करंट ऑफ आई भी दे रखी है, जो कि है 3 एम्पियर की। सब कुछ दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब हम पूछ रहा है इसमें लगने वाला टाइम बताओ। तो टाइम के लिए हमारे पास इसमें क्या लगा, स्पीड इसको टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, वो एक्सीलरेटेड वेलोसिटी नहीं रह जाती है, एवरेज। तो अगर हमें यहां का हम जानते हैं फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है L, और स्पीड होगी VD। तो VD पता कर लो, L अपॉन VD से टाइम निकल आएगा, खेल खत्म हो जाएगा इसका, है ना। तो VD निकालते हैं, हमें दरकार है या क्या बोलते हैं VD निकालने की। तो ये फॉर्मूला हमको पता है, I इज इक्वल टू NEA/VD। तो VD की वैल्यू कितनी हो गई, I अपॉन NEA। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिखा है। तो I कितना था, 3 एम्पियर, N दिया है 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हमको आपको याद है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10⁻⁻6। ये फॉर्मूला प्यार से लगा दीजिए, इसको कर लीजिए सॉल्व। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल आई। अब आपको चाहिए टाइम, तो टाइम, रिक्वायर्ड टाइम T इज इक्वल टू L अपॉन VD। हमने पीछे समझा दिया था ये फॉर्मूला या लॉजिक कैसे लग रहा है। 3 मीटर लंबाई है, VD है 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, समय इसको सॉल्व कर ली, 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, 2.73 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स स्मॉल लेटर में, और अप्रोक्सीमेटली घंटे में निकालेंगे तो 7.57 आवर आ जाएगा। इतना घंटा। सेकंड से घंटे में करने के लिए आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड,
1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 3600 से डिवाइड मार देंगे तो ये घंटे में निकल आएगा। इस तरीके से सवाल हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। आप खुद अगर नोट करेंगे अपने रजिस्टर में अपने हाथों से तो सबसे अच्छा एक्शन लेंगे आप। ठीक है, इसको नोट करा जाए तो आप इसको नोट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स सरल भाषा में आप सीख पाएं और वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, एंड इसका पीडीएफ पाने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।